हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आयुष अग्रवाल। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये क्या होता है? तो हेरिडिटी क्या है? इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब इसे हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। और ये होता क्या है? मतलब जो हमारी जनरेशन से, जैसे आपकी एल्डर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, करेक्टर्स आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, मतलब फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो करेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो है हेरिडिटी। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है? दो ऑफस्प्रिंग रिसेंबल देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे यूजुअली डिफर अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स except for the identical twins. Dissimilarity among the related individuals or the members of the species are called variation. अब आपने ये देखा होगा कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो जरूर है, बट काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, काफ़ी वेरिएशन या काफ़ी डिससिमिलैरिटीज भी हैं। लाइक आपकी शक्ल नहीं उनसे मिलती होगी। ओके, तो ये जो चेंजेस आए हैं सब, ये जो डिससिमिलैरिटीज हैं आपके रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ, उसे हम कहेंगे वेरिएशन। तो डिससिमिलैरिटीज अमंग रिलेटेड इंडिविजुअल्स, वो होगी वेरिएशन। ओके, एक ही एक्सेप्शन है इस केस की वेरिएशंस के लिए, आइडेंटिकल ट्विन्स। ओके, तो नेक्स्ट हम आ रहे हैं जेनेटिक्स पे। अब जेनेटिक्स स्टडी है जो डील करती है, पहला, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। दूसरा, कॉज ऑफ वेरिएशन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब वेरिएशन क्यों आ रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सबसे मेन है जॉर्ज जोहान मेंडल। इस इंसान को आप याद कर लीजिए क्योंकि जेनेटिक्स का सबसे मेन इंसान है। इसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। कि मेन क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला इंसान है जिसने हमें से समझाया था कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, तो इसके लिए इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। किस पे किए थे इसने एक्सपेरिमेंट्स? गार्डन पी पे, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पीसम सैटिवम। 7 साल का इसने काम किया था अपना। तो उसके बाद आफ्टर इसने जब काम कर लिया अपना, तो इसने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हमें, कुछ लॉज बताया कि कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसके लिए मेंडल ने कुछ ऐसे करेक्टर्स चूज किए थे गार्डन पी प्लांट के अंदर जिसके सिर्फ दो ऑपोजिट ट्रेड्स थे। एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं दो ऑपोजिट ट्रेड मतलब कैसे? या तो टॉल या तो शॉर्ट, ठीक है, या तो येलो या तो ग्रीन, ठीक है, या तो राउंड या तो व्रिंकल्ड। मतलब सिर्फ दो ही करेक्टर, ये नहीं कि जैसे या तो टॉल है या तो शॉर्ट है, ये नहीं कि बीच में कुछ है, एवरेज हाइट नहीं, ये तो लंबा है या तो छोटा है। इस तरह के ऑपोजिट करेक्टर, ऐसे उसने करेक्टर्स चूज किए। हम बाद में बात करेंगे कौन से करेक्टर्स उसने लिए थे। तो मेंडल ने क्या किया इसके बाद, उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराई थी बिटवीन सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के बीच। क्रॉस पॉलिनेशन आप सबको पता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में पॉलिनेशन करवाना। अब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्या है? ये वो ब्रीडिंग लाइन है जो काफ़ी टाइम से सेल्फ पॉलिनेशन में जा रही है। काफ़ी टाइम से, काफ़ी जनरेशन उसकी सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही करी जा रही है, जिसके करके उसके पास काफ़ी स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस है और काफ़ी जनरेशन तक उसके एक्सप्रेस हो रहा है। वो ट्रेट काफ़ी जनरेशन तक एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे मैं लाऊं, मैंने एक टॉल प्लांट है, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई जा रही है, कराई जा रही है, कराई जा रही है, तो काफ़ी जनरेशन वो टॉल प्लांट ही आगे आ रहा है। वो स्टेबल ट्रेट है उसका। ओके, क्रॉसिंग टेक्निक्स इन पी प्लांट अडॉप्टेड बाय मेंडल। तो क्या होता है, आप जैसे फिगर में देख सकते हैं कैसे हो रहा है। एक जैसे जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रेफर करते हैं। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को हमें रोकना था। मेंडल ने इसे रोकने के लिए क्या किया, कुछ तरह के मेथड उसने अप्लाई किए, जैसे मैस्कुलेशन, बैगिंग हो गया। तो मैस्कुलेशन की बात करें तो मैस्कुलेशन में उसने क्या किया, उसने एक पेरेंट प्लांट के एंथर्स रिमूव कर दिए। जब एंथर्स रिमूव कर दिए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाया। तो उसने फिर क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराई? उसने दूसरे प्लांट से पॉलन्स लिए, इस प्लांट में पुट किए, तो उसके बाद जब सीड्स आ गए तो सीड्स से बन गए उसके ऑफस्प्रिंग। इस तरह से उसने कुछ क्रॉसिंग टेक्निक अडॉप्ट की थी मेंडल। फिगर आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। ओके, तो मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज। उसने 14 तरह की ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज ली।
तो उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग बी प्लांट वैरायटीज ली। ओके, तो अब इसमें मैं बता रहा था कि उसने कौन से करेक्टर्स चूज किए। तो उसने ये 7 करेक्टर चूज किए जो आपके सामने स्क्रीन में विजिबल है। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। ये करेक्टर उसने क्यों चूज किया? क्योंकि इसके सिर्फ दो ही ऑपोजिट ट्रेड्स थे, जैसे हाइट का टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर का वायलेट और वाइट, पोजीशन का फ्लावर पोजीशन का एक्साइल और टर्मिनल, पॉट कलर का जैसे ग्रीन और येलो, या सीड कलर का येलो और ग्रीन, इस तरह से। तो इस तरह से इसके पास 7 करेक्टर हैं, हर करेक्टर के आगे दो ट्रेड्स हैं। तो 7 इंटू 2 कितने हो गए? 14। तो मतलब टोटल उसने 14 प्रीमियम वैरायटी इस बेसिस पे ली। ओके, आगे बढ़। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमें समझना मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो क्रॉस से हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में पता चले, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब इसमें हम सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करें। जैसे हम हाइट की बात करें तो हाइट की ही बात करेंगे। ओके, तो अब इससे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो उसने क्या किया, उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइंस ली, एक टॉल प्लांट ले लिया और एक स्मॉल प्लांट ले लिया, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये जो P1 है वो पेरेंट जनरेशन होगी हमारी। उसने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट लिया है, पी प्लांट, उसका उसने क्रॉस करवा दिया, मतलब उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा दी। तो जब ये पेरेंट जनरेशन क्रॉस ब्रीडिंग कराई, तो उसके बाद सीड्स आ गए, तो सीड्स को उसने ग्रो करके, फिर जब उसने उन्हें ग्रो करवाया सीड्स को, जो उसके पास ऑफस्प्रिंग्स आए, तो उस जनरेशन के ऑफस्प्रिंग से उसने कहा फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, या फिलियन वन प्रोजेनी और F1 जनरेशन, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसमें उसने देखा कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स आए हैं वो सारे ही टॉल थे, उसमें से कोई भी छोटा नहीं था या कोई भी ड्वार्फ नहीं था। इसने यही तरह सेम तरह की ऑब्जर्वेशन देखी बाकी ट्रेड्स के लिए, मतलब कोई एक ही ट्रेड आया, जैसे इसमें शॉर्ट और टॉल में से सिर्फ टॉल ही ट्रेड आया F1 जनरेशन। इस तरह से P1 होगी हमारी पेरेंट जनरेशन, F1 होगी हमारी फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ओके, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो F1 जनरेशन के जो टॉल सारे टॉल प्लांट्स आए थे उसकी करा दी सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन उसने कराई, उसके बाद उसने जो नेक्स्ट जनरेशन आई उससे उसने नाम दे दिया F2 जनरेशन, फीलियल 2 जनरेशन, ये सेकंड हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, उसमें उसने सरप्राइजिंगली देखा कि उसमें से कई प्लांट्स जो थे वो शॉर्ट आए, जो कि हमारे F1 जनरेशन में नहीं आए थे। F2 में शॉर्ट प्लांट थे, तो उसकी प्रोपोर्शन क्या थी शॉर्ट प्लांट होने की? द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट। मतलब F2 के टोटल में से 1/4 शॉर्ट निकल रहे थे, एंड वाइल 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल, बाकी 3/4 लंबे निकल रहे थे। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट उसने बाकी ट्रेड्स के लिए ऑब्जर्व किए, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था F1 जनरेशन में, बल जबकि F2 में दोनों ट्रेड एक्सप्रेस हो रहे थे, पर किस प्रोपोर्शन में? 3:1 में। अब मतलब कैसे 3:1 कैसे? अगर सपोज मेरी F1 के बाद F2 में मेरे पास 4 प्लांट है, 4 ऑफस्प्रिंग है, तो उसमें से 3 टॉल होंगे और एक होगा शॉर्ट। ये होगा सेकंड फील्ड जनरेशन के बारे में। अब नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग में मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने ये प्रपोज किया, जो ऑब्जर्व किया मेंडल ने, उसके बाद उसने ये प्रपोज किया कि मतलब कुछ समथिंग वाज स्टेबली passed down unchanged from parent to offspring through gametes over successive generation। मतलब उसने कहा कुछ ना कुछ तो पास डाउन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसने उस जो चीज पास डाउन हो रही है उसने उससे कहा फैक्टर्स, उसने नाम दे दिया फैक्टर्स। आज की डेट में हम इन फैक्टर्स को कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो जीन्स जो कोड कर रहे हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, उन्हें हम कहते हैं एलील्स। ठीक है, ठीक है। तो अब जब हम जीन्स की बात कर रहे हैं तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना, तो इसलिए हम यूज करते हैं कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल। तो कैसे यूज करते हैं वो? इफ यू यूज अल्फाबेटिकल सिंबल फॉर ईच जीन, देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन एंड द स्मॉल लेटर फॉर द अदर ट्रेट। मतलब जो F1 में हमारे पास जो ट्रेट एक्सप्रेस हुआ था उससे हम कहेंगे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो दूसरा ट्रेट रह गया उसे हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। मतलब अगर हम इन केस ऑफ करेक्टर ऑफ हाइट हाइट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल टी यूज करें हम टॉल ट्रेड के लिए, और स्मॉल टी यूज करें हम ड्वार्फ ट्रेड के लिए। तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए? एलील्स हो गए एक दूसरे के।
ठीक है, तो hence in a plant the pair of alleles for height would be capital T, small t, capital T and small t। मतलब सिर्फ तीन तरह के पेयर हो सकते हैं एक प्लांट में एक कैरेक्टर के लिए। वो क्या है, दोनों ही कैपिटल होंगे, एक कैपिटल एक स्मॉल, या दोनों ही स्मॉल। ठीक है, तो अब इसे आपको समझने के लिए दो टर्म जरूरी पता होनी चाहिए आगे समझने के लिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, इट इज द जीन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परटेनिंग टू वन और मोर कैरेक्टर्स। मतलब ये जीन लेवल का जो मेकअप है, जो करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, उस जीन लेवल के मेकअप को जो कहते हैं वो हो गया जीनोटाइप। मतलब जब हम अलील्स की बात करेंगे, कौन सा अलील है, कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो वो हो गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पर्टेनिंग टू वन और मोर कैरेक्टर्स। मतलब जो एक्सटर्नली अब हमें दिख रहा है एक या दो कैरेक्टर के लिए, तो जैसे मतलब वही टॉल और शॉर्ट, यही हमें दिख रहे हैं एक्सटर्नली, तो इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। अब मेंडल ने ऑल्सो प्रपोज किया कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट की जो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थी, उनके पास होमोजाइगस या आइडेंटिकल पेयर ऑफ एलील्स ही होते हैं। जैसे मतलब अगर मैं टॉल की बात करूंगा तो उसके पास कैपिटल टी एलीलिक पेयर ही होगा, और शॉर्ट की बात करूंगा तो स्मॉल टी पेयर ही होगा। तो इस कैपिटल टी और स्मॉल टी पेयर है जो, इसे हम कहेंगे जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। वाइल जो डिस्क्रिप्टिव टर्म जैसे टॉल और ड्वार्फ, उन्हें हम कहेंगे अब as Mendel found the phenotype of F1 heterozygote T small t to be exactly like the T parent in appearance। ठीक है, अब हेट्रोजाइगोट हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी F1 जनरेशन में आई है वो किससे बन के आई है, एक कैपिटल टी वाले प्लांट से, कैपिटल टी पेयर वाले से, और एक स्मॉल टी पेयर वाले से। तो जो उसके बाद जो गेमीट बने आफ्टर जो जाइगोट उसका बना, गेमीट्स में एक एक एलील आया, तो जाइगोट जो बना उसके पास एक कैपिटल टी आया एक स्मॉल टी आया, इसलिए दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल स्मॉल, इसलिए हम उसे हेट्रोजाइगोट कह रहे हैं। ओके, तो अब इसमें मेंडल ने ये कहा कि जो F1 जनरेशन के जो हेट्रोजाइगोट थे उसकी जो अपीयरेंस थी वो बिल्कुल टॉल प्लांट्स के जैसे थे, जिनके पास कैपिटल टी था। तो इसके लिए उसने प्रपोज किया कि जब हमारे पास डिसिमिलर पेयर होते हैं एलील्स के, या हम जो फैक्टर्स की बात करें, तो उसमें से कोई एक एलील जो होता है दूसरे पे डोमिनेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें कैपिटल टी है जो टॉलनेस के लिए वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, जो ड्वार्फनेस के लिए है। तो हम इसमें जो डोमिनेंट, उसे डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं, और जो जो दूसरा है उसे हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। ओके, इसी तरह उसने बाकी सब कैरेक्टर्स के लिए भी सेम चीज स्टडी की, सेम बिहेवियर उसे मिला। अब इसकी इस ऑब्जर्वेशन से हम ये इन्फर कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि when tall and dwarf are produced gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pairs segregate or separate from each other and only one allele is transmitted to the gamete। मतलब वही कि आपके जो सेक्स सेल्स बन रहे हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही पेयर आया है एलील का। तो अगर उसके पास दो पेयर थे जैसे कैपिटल टी, तो उसमें सिर्फ एक ही कोई कैपिटल टी आया। ठीक है, तो अगर उसके पास स्मॉल टी तो उसमें से कोई एक ही स्मॉल टी आया। तो ये काफी जेन ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास कैपिटल डी है तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आ जाए, दोनों सेम ही है। बट अगर हम बात करें हेट्रोजाइगोट की जिसके पास कैपिटल डी और स्मॉल टी है, तो उसमें 50% चांस होता है और रैंडम प्रोसेस होता है कि कोई भी एक आ जाए, एक आ जाए। ठीक है, तो उसमें या तो कैपिटल टी भी आ सकता है या स्मॉल टी भी आ सकता है, वो रैंडम प्रोसेस है, हम उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा आएगा। ओके, इन दिस वे द gamete of the tall plant tt plant have allele capital T and the gametes of the dwarf small t plants have allele T। ये वही सेम बात है कि आप ऐसे डायग्राम में से देख के समझिए अब थोड़ा। जैसे टॉल प्लांट है उसके पास एलीलिक पेयर कौन सा था, कैपिटल टी। ड्वार्फ के पास पेयर कौन सा था, स्मॉल टी। ओके, तो जो गमीट्स बने टॉल प्लांट उसके क्या बने, कैपिटल टी एक, दो गमीट्स बने, बस ड्वार्फ के बने स्मॉल टी। तो जब इनका फ्यूजन हुआ गमीट्स का, तो हमारे पास कुछ एक पॉसिबिलिटी आई, वो क्या आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि देखो एक कैपिटल और एक स्मॉल मिलके कैपिटल टी और स्मॉल टी का पेयर ही बनाएगा। तो यही हमारे पास हाइब्रिड्स आए। तो हाइब्रिड हमारे जो F1 में आए वो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। ठीक है, तो इसे हम हेट्रोजाइगोट कह देते हैं।
अब इसके बाद जब F1 के जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पेयर आया था, अब उसके बाद जब मैंने उनकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग में अब मेरे पास गैमीट्स कौन कौन से आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के पास अब हाइब्रिड है वो, दोनों के पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ओके, तो जब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ, सेल्फिंग हुई, तो हमारे पास तीन तरह के अलग अलग पेयर्स आएंगे। कैसे मतलब, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कैपिटल टी का ब्रीड हो गए, फ्यूज हो रहे हैं, जब वो क्या बन रहा है, कैपिटल टी का पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर बन के क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का बन के स्मॉल टी। तो ये तीन पेयर आ गई, दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, और दोनों ही स्मॉल। तो 50% चांस है कि कौन सा भी गमीट आके फ्यूज कर जाए, ये हमें नहीं पता, ये हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नोट डाउन। तो अब ये जानना जरूरी है कि इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या, फिनोटिपिक क्या होगी, जो अपीयरेंस, तो दो तरह के अपीयरेंस है, टॉल एंड ड्वार्फ, तो इसमें से तीन जो है वो टॉल है और एक है ड्वार्फ, मतलब 3:1 है फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है, उसका एलीलिक पेयर, अब हमारे पास तीन तरह के एलीलिक पेयर है, तो रेशियो में भी तीन आएंगे। तो जो कैपिटल कैपिटल वाले हैं उनका 1:2:1, तो कैपिटल इज 1, कैपिटल स्मॉल इज 2 एंड स्मॉल इज 1। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन में कुछ लॉज बना दिए मेंडल ने, जो मोनोकैटाइपिक प्रोसेस में ऑब्जर्व किया, उसमें लॉज बनाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उसने कहा कि जो कैरेक्टर्स कंट्रोल करे वो फैक्टर्स कंट्रोल करे, सेकंड जो फैक्टर्स है वो पेयर में, मतलब एलीलिक पेयर, और यही कि जब डिसिमिलर पेयर है, मतलब हेटेरोजाइगोट की जब बात कर रहे हैं, तो उसमें से कोई एक जो एलील है वो दूसरे पर डोमिनेंट है, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने सिंपली ये कहा कि जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं, मतलब गेमीट्स बनते हैं, तो उसमें से कोई एक ही एलीलिक पेयर जो है वो आगे आके ट्रांसफर होता है, और उसका कोई चांस, वो टोटली रैंडम प्रोसेस है, और उसका चांस 50% होता है कि कौन सा एलील आ जाए। तो इसमें होमोजाइगस जो प्लांट है उसका तो सेम ही गेमीट्स बनेंगे, बट जो हेट्रोजाइगोट है उसके दो तरह के गेमीट्स बनते हैं, मतलब दो तरह के गेमीट्स बनते हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब इसमें हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब जब दो कैरेक्टर्स को हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं तो उससे हम उस स्टडी को बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने दो कैरेक्टर्स लिए, इसमें एग्जांपल के साथ क्रॉस उसने कराया उस पी प्लांट के भी जिसके पास थे सीड्स विद येलो कलर एंड राउंड शेप एक, दूसरा उसने क्रॉस कराया उसके साथ जिसके पास सीड्स थे ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। ठीक है, तो मतलब एक प्लांट उसने लिया येलो कलर एंड राउंड शेप, दूसरा ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप, तो इसके बीच में उसने क्रॉस कराया। जब उसने क्रॉस कराया तो उसने ये पाया कि जो अब जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन आई, जो प्रोजेनी आई है, जो F1 जनरेशन होती है हमारी, उसमें क्या है, येलो कलर एंड राउंड शेप। तो इसका मतलब हमारे डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हुआ, येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन व्हाइल राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर wrinkled, इस तरह से। तो अब हम जेनोटाइप सिंबल, जैसे हमने पीछे स्टडी किया कैसे सिंबल हम अप्लाई करते हैं, तो कैपिटल वाई ले लिया हमने येलो कलर के लिए, स्मॉल वाई लिया रिसेसिव ग्रीन के लिए, कैपिटल आर ले लिया हमने राउंड शेप के लिए, और स्मॉल आर ले लिया विंकर शेप के लिए। तो जो पेरेंट है उसका जीनोटाइप क्या हो गया, दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई, और जो दूसरे का हो गया दोनों कैपिटल, दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। तो इसके जब गमीट्स आगे जाके फर्टिलाइज हुए तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, F1 हाइब्रिड के जो जीनोटाइप क्या आ गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जब उसके बाद आप अब इस डायग्राम में पहले देख लीजिए, जो पी जनरेशन है उसके पास ये एलील्स है, तो उसने क्रॉसिंग कराई उसकी, तो उसके बाद F1 जनरेशन में ये हाइब्रिड आ गए, तो दोनों ने डोमिनेंट कैरेक्टर शो किए। तो उसके बाद जब सेल्फिंग कराई उसने, तो उसके पास चार तरह के फिनोटाइप्स आए। चार तरह के फिनोटाइप्स में क्या कहते हैं, राउंड येलो पहला, व्रिंकल्ड येलो दूसरा, राउंड ग्रीन तीसरा, और व्रिंकल्ड ग्रीन चौथा। तो ये किस रेशो में आए, 9:3:3:1। तो मतलब अगर मेरे पास 16 प्लांट्स थे तो उसमें से 9 है राउंड येलो, 3 है व्रिंकल्ड येलो, 3 है राउंड ग्रीन और एक है व्रिंकल्ड। तो ये डायग्राम में आप क्रॉस में इस तरह देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्लांट आए हैं। ओके, जो सेम कलर के वो एक तरह के पेरेंट्स है, दूसरे सेम के वो एक तरह के, और इस तरह से। तो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो की 9:3:3:1। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, तो इसकी फिनोटाइपिक रेशियो तक रहते हैं। ओके, अब इसके बेसिस पे मेंडल ने प्रपोज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है,
When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one character is independent of other pair of characters. मतलब अब जब दो पेयर्स ने कंबाइन कर दिए, एक दो पेयर्स को स्टडी कर रहा है, तो उसमें वो कह रहा है कि जो एक पेयर ऑफ करेक्टर है, एक पेयर ऑफ करेक्टर का जो एलील है वो सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब गैमीट में जा रहा है इंडिपेंडेंटली दूसरे पेयर के। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कलर की और शेप की, सीड कलर और सीड शेप की, तो जो सीड कलर का जो एलील है उसका कोई लेना देना नहीं सीड शेप का, वो उसके इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर हो रहा है गैमीट में। और सिमिलरली जो शेप वाला उसका भी कोई लेना देना नहीं कलर, वो भी इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ओके गाइस, यही था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया हो। थैंक यू।